हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीआईबी के एग्ज़ाम के लिए 20 डेज़ का स्ट्रेटेजी। और इसके लिए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के इस सेशन के ऊपर। कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का है, एबीएम का। तो इसी के टॉपिक्स कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर वन में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वेरिएट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी डेटा क्या होता है, इसके डिस्टिंक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस या उनसे रिलेटेड कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम इनको कर लेते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के पूरे इस मॉड्यूल को, जिसमें चैप्टर नंबर 9 तक ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर्स हैं, तो उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हमारी नहीं रहेगी और साथ में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर सकेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारा सैम्पलिंग का है। सैम्पलिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सैम्पलिंग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको नहीं छोड़ना। जो चारों टाइप के सैम्पलिंग्स आपके पास हैं, या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ऑलमोस्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम को लेकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तीसरा हमारा जो यूनिट है वो हमारे अगेन, जैसे यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे ही यूनिट नंबर 3 में हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मीन्स, डिफरेंट टाइप के मीन्स हैं, मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, इनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, और कुर्टोसिस हैं। कुर्टोसिस में आमतौर के ऊपर हमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जबकि ये जो बाकी पार्ट्स हैं, चाहे वो यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स हैं चाहे नंबर 3 के टॉपिक्स हैं, तो इनमें हमें कॉन्सेप्ट भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 ये सारी टर्म्स पूरे स्टैटिस्टिक्स में, यानी हम मॉड्यूल 1 के अंदर बार बार यूज़ करते हैं। अगर आपने इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया तो आगे जाके कई सारी आपकी जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे और साथ में हमारे मार्क्स भी आ जाएंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 और 3 को लेके तकरीबन 3 से लेके 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सैम्पलिंग में हम 3 से 4 क्वेश्चंस डिफरेंट छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को लेके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप अच्छे से ज़रूर कर लेना, जो थ्योरी पार्ट है, और जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो रिलेटिवली न्यूमेरिकल्स थोड़े लॉन्ग होते हैं। अगर आपने इनके ऊपर पहले से प्रेपरेशन नहीं की हुई है तो थ्योरी पार्ट को ज़रूर कर लेना, जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है उसको नहीं करना है, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अगर आप इनके न्यूमेरिकल की प्रेपरेशन शुरू करोगे तो फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यूनिट नंबर 5। 4 टाइप ऑफ टाइम सीरीज वेरिएशन। तो टाइम सीरीज वेरिएशंस के अंदर भी आपने थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है, बिकॉज इन चारों टाइप की टाइम सीरीज वेरिएशंस में आपको लगातार थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। और जहाँ तक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात है, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस पहले से कर रखी है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस पहले से नहीं की, आपने न्यूमेरिकल नहीं किए, तो बेटर रहेगा कि न्यूमेरिकल इस स्टेज के ऊपर मत करें। देन यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 हमारा प्रोबेबिलिटी का हमारा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होती हैं, ऑप्शन वैल्यूएशंस क्या होती हैं, इनको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी के।
छोटे छोटे क्वेश्चंस फैक्टोरियल को लेकर के या इवेंट्स को लेकर के प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के साथ अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो चुकी है। नंबर 7, 7 में एस्टीमेट का ये चैप्टर है। तो गुड एस्टीमेटर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, पॉइंट एस्टीमेट क्या होता है, इंटरवल एस्टीमेट क्या होता है, इनको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। इनको लेकर के कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज भी हैं और उनको लेके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को इस स्टेज के ऊपर आपको अवॉइड करना है। देन आपके पास 8th चैप्टर रह जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर ग्राफिक अप्रोच है, इससे रिलेटेड जो फंडास हैं, कंसेप्ट हैं, या सिंप्लेक्स मेथड, इसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उनको आपने अच्छे से कर लेना है। लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स अगेन लॉन्ग न्यूमेरिकल्स हैं। इस स्टेज के ऊपर अगर आपने न्यूमेरिकल अब शुरू किए तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर पहले से प्रेपरेशन नहीं है तो न्यूमेरिकल को यहाँ पे भी अवॉइड करें। सिमिलरली सिमुलेशन मेथोडोलॉजीज हैं आपकी, तो इसमें भी आपने केवल थ्योरी के पार्ट को डिस्कस करना है। तो कुल मिला के आप ये मान के चल सकते हैं कि यूनिट नंबर जो हमारा मॉड्यूल ए है उसके ये 9 यूनिट्स हैं। तो इनमें कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 25 से लेके 30, 20 से लेके 30% वो क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाले हैं। और मैंने जैसे आपको बताया, इनमें थ्योरी के ऊपर अच्छा जोर दे देना। अगर आपने थ्योरी के ऊपर जोर दे दिया तो ये लेके चलिए कि 10 से लेके 12 मार्क्स आप आसानी से यहाँ से ले सकते हो। अब हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर बी के ऊपर। मॉड्यूल बी के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आपने HR प्रोफेशनल्स का जो रोल है ये पर्टिकुलरली कर लेना है। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो यूनिट नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे आप 6 से लेके 8 मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्कोप है, यानी पूरे आपके ABM के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने का स्कोप रहता है तो एक तो है वो यूनिट नंबर 11 और एक है यूनिट नंबर 12। सो यूनिट नंबर 11 के अंदर आपने जॉब कंसेप्ट्स को अच्छे से करना है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स हैं कि लर्निंग क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, अडल्ट लर्निंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या है, उसका इवेल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के बारे में बराबर हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस आपने 3-4 कर लेने हैं। कैरियर पाथ की लाइफ स्टेजेस हैं कुल मिला के 8, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। कैरियर पैटर्न ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरियर एंकर्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल को लेकर के इंटरनल है कि एक्सटर्नल है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पावर बेसिस को लेके लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस जिसमें हम पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो के क्वेश्चंस करते हैं। देन ओकेनेस के क्वेश्चंस हैं, आई एम ओके, यू आर ओके। देन जो हरी विंडो के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारी 4 विंडोज रहती हैं। इमोशनल अवेयरनेस, इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं और अच्छा स्कोर हमें दे सकते हैं। इसी प्रकार से मॉरल बूस्टर्स, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुल मिला के आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें से 6 से लेके 8 मार्क्स लेने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। इसी तरह से यूनिट नंबर 12 के अंदर टाइप A पर्सनैलिटी है, टाइप B पर्सनैलिटी है। 1 या 2 मार्क्स आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाते हैं। 8 डेवलपमेंट स्टेजेस हैं पर्सनैलिटी को लेकर के, वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं 4-5, अगर आप उनको शॉर्ट में कर लेते हैं तो इट कुड हेल्प यू। जो ब्रेन के हेमिस्फेयर्स हैं, लेफ्ट ब्रेन,
राइट ब्रेन, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। मोटिवेशन थ्योरीज, तो यहाँ पे आप 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट ऑलवेज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर रोल के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और टोटली आपने हर चीज़ नहीं पढ़ना, बिल्कुल फोकस्ड होके इन सभी टॉपिक्स को आपने करना है। आपने इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड रहना है। यूनिट नंबर 13 में जो हमारे मॉड्यूल बी का ही पार्ट है, क्लाइमेट सर्वे को लेकर के, इसकी मेथोडोलॉजीज को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिवॉर्ड्स को और कॉम्पनसेशंस को लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्पनसेशन की कुछ थ्योरीज हैं और जॉब इवेल्यूएशन है। तो कुल मिला के आप यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन मिनिमम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं। और इस पार्ट में से वंस अगेन 5 से लेके 6 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। देन यूनिट नंबर 14 अप्रेजल के मेथड्स हैं। आपको इन अप्रेजल मेथड में से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कंपिटेंस, ये यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन, ऐसे ही असेसमेंट सेंटर है आपका, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नो यूनिट 15 कॉन्फ्लिक्ट टाइप क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फेजेस क्या क्या हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है। 3-4 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट एंड बिग डेटा, सो यूनिट नंबर 16 में ये दोनों ही पार्ट्स आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा यूनिट नंबर 16। तो इनको आपने अच्छे से कर लेना है। और यहाँ आप ये मॉड्यूल आपका बी जो है नंबर 11 से लेके आई थिंक नंबर 17 तक है। तो यहाँ से आप कुल मिला के 20 से 30% क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा मॉड्यूल सी शुरू हो जाता है। क्रेडिट मैनेजमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्सपोजर नॉर्म्स को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MCLR को, EBLR को लेकर के, SMA क्या होते हैं, NPA क्या होता है, NPA का क्लासिफिकेशन क्या है, NPA का प्रोविजनिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको थ्योरी के क्वेश्चंस और छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। और हाँ, साथ में इन सभी के ऊपर केस स्टडी के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। सो केस स्टडी जैसे कोरिलेशन का केस स्टडी है, रिग्रेशन का केस स्टडी है, टाइम सीरीज का केस स्टडी है। तो सिमिलरली लीनियर प्रोग्रामिंग का केस स्टडी है, जॉब के कॉन्सेप्ट्स को लेके केस स्टडी है। तो ये सारे के सारे कहीं से भी केस स्टडी के क्वेश्चंस भी बनते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आपका है बैलेंस शीट का एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स एंड फाइनेंशियल रेशियोज। तो यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन ऑलवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या उनको अच्छे से करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनको आप अच्छे से कर लेंगे। और वहीं से आपकी केस स्टडीज भी बन जाएंगी और साथ में उनके बेसिस के ऊपर आप फाइनेंशियल रेशियोज को भी आसानी से हैंडल कर सकेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज के लेकर के वो एक लंबी केस स्टडी भी कई बार प्रोवाइड कर देते हैं। देन हमारे पास वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, वर्किंग कैपिटल का साइकिल क्या है, वर्किंग कैपिटल सेस करने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे केस स्टडीज भी आ जाती हैं। ट्रेड्स को लेकर के कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट कैलकुलेशन केस स्टडी क्वेश्चन बन जाता है आपका। फैक्टरिंग को लेकर के आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं सिंगल लाइन के। देन टर्म लोन और डेफर्ड पेमेंट गारंटी, इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है। प्रोजेक्ट अप्रेजल के जो टर्म लोन के साथ ही जुड़ा हुआ है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट को लेकर के जो बॉन्ड्स के ऊपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इसको लेकर के भी लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लोन रिव्यू मैकेनिज्म के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको अच्छे से कर लेना है। क्रेडिट ऑडिट के जो कंपोनेंट्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पे भी वो लगातार क्वेश्चंस बिल्ड करता है। क्रेडिट रेटिंग को लेकर के, जन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को लेकर के, क्रिलिक को लेकर के,
तो ये भी वो टॉपिक हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विलफुल डिफ़ॉल्ट हैज़ टेस्ट एसेट का रेजोल्यूशन कैसे करना है, जो लोग अभी एनपीएन नहीं बने उनको कैसे रिजॉल्व करना है। तो यहाँ से भी आप ब्रॉडली ये लेकर के चल सकते हैं। जैसे यूनिट नंबर 17 है, तो यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ आपके 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं और यहाँ पे एक केस स्टडी भी बन सकती है। तो इसी प्रकार से 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी बन सकते हैं। यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनको लेकर के 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनको लेकर के भी 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इनको लेकर के भी 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो केस स्टडी और इनको मिला के अगर हम देखें तो फिर एक बार 2 और यूनिट इसके इम्पॉर्टेंट हैं। एक और यूनिट है IBC। IBC मीन्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जिनको हम 4 पिलर्स कहते हैं। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, इनकी डिफरेंट टाइम लाइन्स क्या क्या हैं, टाइम लिमिट्स क्या हैं। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। और जब आप कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 20 से लेके 30% क्वेश्चन यहाँ पे बिल्डअप हो जाते हैं। इसके बाद हमारा बनता है मॉड्यूल डी। सो यूनिट 26 से वो शुरू होता है हमारा मॉड्यूल। मॉड्यूल डी का जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 20, ये आपने एंटायर चैप्टर को बहुत केयरफुली रीड करना है। क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को केयरफुली रीड कर लिया तो ये लेके चलिए कि मॉड्यूल डी ऑलमोस्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो 70% इसी चैप्टर में से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप बाकी बचे हुए चैप्टर में से 30 नंबर चैप्टर पर्टिकुलरली जो GRC का चैप्टर है, विसल ब्लोइंग का चैप्टर है, तो इनको आपने कर लेना है। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, ये कुल मिला के वो असेसमेंट है जो पास्ट ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। ये ध्यान रखना है, ये जितने भी मार्क्स परसेंटेज आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं ये इंडिकेटिव हैं, पास्ट में जो ट्रेंड्स रहे हैं। लेकिन इस ट्रेंड को एग्जामिनर कभी भी चेंज कर सकता है। हम इसको रिलाय करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि इस ट्रेंड को किसी भी समय एग्जामिनर अगर चेंज किया तो हमारा अकॉर्डिंगली चैलेंज हमारा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ी बैलेंस्ड प्रेपरेशन आपने करनी है। आई एम श्योर इस ब्रेकअप के बाद आपके पास जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें जो आपने टाइम को यूटिलाइज करना है, तो आपका टाइम का यूटिलाइजेशन इसके बेसिस के ऊपर बेटर बन जाएगा और एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने की हमारी पॉसिबिलिटीज इम्प्रूव कर जाएंगी। अब इन 20 डेज में हमने अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। सो यहाँ पे हमारा फोकस टोटली रिवीजन के ऊपर होना चाहिए और रिवीजन के ऊपर हमने कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है उसको फोकस में रखना है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो 4 या 5 तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो आज की डेट का ही पोस्ट किया जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आपने पिकअप कैसे करना है, क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करना है, आंसर्स कैसे देने हैं, तो ये एक सेपरेट वीडियो आज ही हम पोस्ट कर रहे हैं। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर वो क्वेश्चन जैसे भी मर्जी पूछेगा आप सभी क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जो रिवीजन आपने करना है, रिवीजन के ऊपर पूरा जोर रखना है। रिवीजन आपने मोस्ट प्रोबेबली जो आपने नोट्स बनाए अपने हाथ से उससे करना है, और अगर आपने अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाए तो फिर आपने वीडियो लेसन से रिवीजन करना है। अब समय नहीं है कि आप बुक से रिवीजन करें। सो वीडियो लेसन्स के अंदर क्योंकि क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्ट को सिंपल करके समझाया जाता है और फिर आप देर तक आप उसको रिकॉल कर सकते हो। इसीलिए जब आपने ये रिवीजन करना है, अगर आपके पास क्लासरूम नोट्स हैं तो उनको यूज़ करें, वो नहीं है तो हमारे वीडियो लेसन्स हैं, उनमें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, सिंपल करके उनमें समझाई जाती है हर चीज़ को और आप देर तक उनको याद रख सकते हैं। तो
आपको वीडियो लेसन्स कहाँ पे मिल जाएंगे? हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज में चले जाइए, वहीं पे आपको हमारी ऐप भी मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ पिन करके। तो वहाँ आप उसको क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे और उनको बाकी बचे हुए दिनों में हर एक पेपर के लिए यूज़ कर लीजिए। अब टाइम इनपुट आपका कितना रहना है? फ्रेंड्स, इन बाकी बचे हुए दिनों में मिनिमम आपको 4 to 5 आवर्स स्पेंड करने हैं। तो इससे अगर टाइम बढ़ा सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, लेकिन मिनिमम इतना टाइम आपको ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। अब अगर आपके पास 4-5 घंटे का टाइम आप मैनेज नहीं कर पाते फॉर एनी रीज़न, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल द 5 पेपर्स, बेटर ये रहेगा कि आप 2 या 3 उन पेपर्स को चूज़ कर लीजिए जहां आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने सभी पेपर्स में इस बार अपीयर होना है, पेपर सभी का देने जाइए, लेकिन 2 या 3 के ऊपर आप टोटली फोकस रखिए। बाकी के जो पेपर हैं उनमें आप केवल क्वेश्चन का ट्रेंड देखने चले जाइए, पेपर में ज़रूर अपीयर हो जाए और ट्रेंड आ करके आपने नोट कर लेना है। तो घर के आपने नोट किया, वो अगली बार प्रिपरेशन के लिए आपके काम आएगा। तो इसीलिए जो स्टूडेंट लगता है कि वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, सो दे नीड नॉट गो फॉर ऑल 5 पेपर्स इन वन गो। तो वो 2 पेपर, 3 पेपर, 1 पेपर, जितना भी वो कंफर्टेबली निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे। तो दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब रिवीजन करते समय आपने प्रैक्टिस करनी है 2 चीज़ों की। एक तो आपने MCQs की, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और दूसरे आपने केस स्टडीज़ की। फिर चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चाहे केस स्टडीज़ हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर। तो इनको यूज़ करिए, MCQs को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इनकी बहुत सारी हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, केस स्टडीज़ आपको यहाँ पे वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे। इनको प्रैक्टिस करिए। इस समय आपका रिवीजन का फोकस है। तो रिवीजन में जब आप MCQs को, केस स्टडीज़ को रिवाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी बन जाएगी। तो जैसा मैंने पहले कहा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे क्या क्या बनते हैं, गिवन टेक्स्ट में से क्वेश्चंस को कैसे पिकअप करना है हमने, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सेपरेट टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आज ही हम पोस्ट करें जैसा मैंने पहले कहा है। तो उसका भी बेनिफिट ज़रूर लीजिए ताकि इस पेपर में पासिंग मार्क्स स्कोर करने के बाद अच्छे मार्क्स स्कोर करके आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल प्रूव होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करने में संकोच ना करें, इसको तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुंचाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके। इसके लिंक को आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट इनका बेनिफिट लें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। तो चलिए इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से वो बनते हैं, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो है, इसको वॉच करना मत भूलें। तो अब हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।